हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, मैं हूं आपका मित्र संजीव कुमार कोहली। मित्रों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग, आपदा प्रबंधन। ये कक्षा 10 का बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जो उत्तराखंड बोर्ड में लगाई जाती है, और ये विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड देहरादून की ये पुस्तक है, और जो कि उत्तराखंड एससीईआरटी द्वारा ये निर्मित पुस्तक है। और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड द्वारा ये पुस्तक लगाई गई है सामाजिक विज्ञान में कक्षा 10 में। तो मित्रों, हमारा जो उत्तराखंड है वो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, लेकिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यह आपदाओं के प्रति भी बहुत ही संवेदनशील है। आज के इस पहले वीडियो में, आज से हम इसको शुरुआत कर रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में हम एससीईआरटी द्वारा ये निर्धारित जो हमारी पुस्तक है आपदा प्रबंधन, इसको हम पहले पाठ से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। इसके जो अध्याय इसमें दिए गए हैं वो सारे अध्यायों को हम एक बार अनुक्रमणिका जो है उसके अनुसार देख लेते हैं। तो इसमें जो पाठ है मित्रों, इसमें जो पहला पाठ है आपदा का परिदृश्य, फिर आपदा में बचाव एवं राहत कार्य, सुरक्षित निर्माण, आपदा काल में वैकल्पिक दूरसंचार व्यवस्था, विद्यालय आपदा प्रबंधन, सिलक्यारा का सफल आपदा प्रबंधन। तो इस तरह से ये इसमें पाठ दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन में साइबर सुरक्षा उत्तराखंड के संदर्भ में, अग्रिम योजना निर्माण समुदाय द्वारा समुदाय के लिए, तो परियोजना कार्य भी इसमें बताया गया है। तो मित्रों, आइए देखते हैं हमारा जो पहला पाठ है आपदा का परिदृश्य। तो भारतवर्ष के उत्तरी भाग में स्थित उत्तराखंड जो है 9 नवंबर 2000 को भारतीय गणतंत्र में 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, और यहाँ पर हिंदू तीर्थस्थल अधिकाधिक होने के कारण इसे देवभूमि के रूप में भी जाना जाता है। तो कुल क्षेत्रफल 51,125 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड राज्य समय समय पर अनेकों संभावित खतरों, भू धसाव, भूकंप, बादल फटने के दुष्परिणाम आदि को झेलता आया है। तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि आपदा होता क्या है। आपदा की यहाँ पर परिभाषा दी है कि कोई भी ऐसी घटना जो प्राकृतिक या मानव निर्मित हो तथा जनता पर, वस्तुओं, सेवाओं और पर्यावरण पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव डालें एवं समुदाय की आंतरिक क्षमता को इस सीमा तक नष्ट कर दें कि पीड़ित पक्ष बाह्य सहायता हेतु मोहताज हो जाए, वो कहलाती है आपदा। कहने का मतलब कि पीड़ित पक्ष को बाहरी सहायता की आवश्यकता पड़े तो उसे हम क्या कहेंगे, आपदा कहेंगे। अब आपदा होती है दो प्रकार की। एक आपदाएं, वो यहाँ पर आपदाओं के बारे में बताया गया कि आपदाएं कैसी कैसी होती है। यहाँ पर बताया गया है कि एक और बादलों का फटना, भूस्खलन, वन अग्नि, तड़ित और आकाशीय बिजली, भूकंप, हिमस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं, इनको बोलते हैं प्राकृतिक आपदाएं। तो प्राकृतिक आपदाएं कौन सी हैं? भूकंप, भूस्खलन, वन की अग्नि और आकाशीय बिजली, और बर्फ का स्खलन होता है, हिमस्खलन। तो ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। दूसरी ओर होती है मानव जनित विनियन आपदाएं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में कि मानव जनित आपदाएं और प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन से। तो मानव जनित आपदाएं जैसे गैस का रिसाव, दुर्घटना, युद्ध, आग लगना आदि, इस प्रकार की घटनाएं जो होती हैं वो मानव जनित आपदा। मित्रों, पूरे देश को भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस ने 5 भूकंप जोन में बांटा है, और भारत का 59% हिस्सा भूकंप के संवेदनशील जोन में है। तो उत्तराखंड के जो 13 जनपद हैं, 13 जिले हैं, उसमें से 4 जनपद उत्तरकाशी, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, टिहरी जोन 4 में आते हैं, और जबकि चमोली, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग जोन 5 में आते हैं। तो 5वें जोन को सबसे ज्यादा खतरनाक और सक्रिय माना जाता है, ये आपको नोट कर लेना। यहाँ पर आपको उत्तराखंड का मैप दिया है, और यहाँ पर दिया गया है कि छात्र छात्राएं मानचित्र में उत्तराखंड के जोन 4 और जोन 5 में आने वाले जनपदों को विशेष संकेतांक बनाकर दर्शाना है। तो इसमें आप दर्शा सकते हैं।
अब बात करते हैं कि उत्तराखंड में आपदाएं कौन सी आती हैं, प्रमुख संक्षेप में उनको जानते हैं। देखिए, भूस्खलन। तो भूस्खलन प्राकृतिक आपदा है जिसमें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से चट्टान, मिट्टी या मलबे का एक हिस्सा अचानक से खिसकने लगता है। सभी हमारे उत्तराखंड के बच्चे जानते हैं भूस्खलन के बारे में। तो यह आमतौर पर खड़ी ढलान वाली भूमि, वनों में आग व मानवीय गतिविधियों के कारण होता है। मित्रों, फिर आपने देखा होगा आकाशीय बिजली। तो आकाशीय बिजली बादल के ऊपरी हिस्से और निचले हिस्से के बीच अथवा बादलों तथा पृथ्वी के सतह के बीच प्राकृतिक रूप से न्यूनतम अवधि के लिए विद्युत निर्वहन और उच्च आवेश का परिणाम होती है, और ये घटनाएं भी उत्तराखंड में होती हैं। तो वन अग्नि, वन की अग्नि। अब गर्मियों का मौसम आ रहा है तो इसमें ज्यादा ये होता है। तो राज्य के, हमारा जो राज्य है उत्तराखंड, उत्तराखंड राज्य के कुल भूभाग का 45% भाग पर क्या है, वन है। तो कभी कभी प्राकृतिक और मानव जनित कारणों से वन की अग्नि हो जाती है। हिमस्खलन। तो उत्तराखंड राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ अधिक होती है। तो मौसम परिवर्तन, अधिक वर्षा, भूकंप तथा बर्फ के पिघलने से हिमस्खलन होता है, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें खिसक कर पहाड़ी से नीचे आ जाती हैं। इसको हिमस्खलन कहते हैं। भूकंप के बारे में सभी जानते हैं। भूकंप, उत्तराखंड भूकंपीय जोन 4 और 5 में होने के कारण यहाँ भूकंप की संभावना अधिक रहती है। ये पहले बताया कि यहाँ जो पहले भी भूकंप आए हैं उन्होंने बहुत नुकसान किया है। बादल फटना, ये घटना उत्तराखंड में बहुत ज्यादा होती है। तो उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाएं अधिक सामने आती हैं, जिससे जान माल का बहुत नुकसान होता है। यह आमतौर पर विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों जैसे पर्वतों की चोटियों या पहाड़ी रेखाओं से नम हवाओं के ऊपर उठने से कारण ये घटना होती है। तो बादल फटना जैसे ऐसी मौसम संबंधी घटना है जिसमें बहुत कम समय में एक छोटे से क्षेत्र में अत्यधिक बारिश हो जाती है, और यह तब होता है जब वायुमंडल में जमा जल वाष्प है अचानक सघन होकर के सीमित क्षेत्र में तेजी से गिरने लगता है, तो उसे हम बादल फटना कहते हैं। तो इस प्रक्रिया में कुछ ही मिनटों में भारी बारिश हो जाती है और अक्सर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब आपदा के दुष्प्रभाव क्या होंगे, इनसे क्या होगा, मृत्यु हो सकती है, आप घायल हो सकते हैं, भावनात्मक तनाव हो सकता है, महामारी हो सकती है, खाद्य संकट हो सकता है, आवागमन बाधित हो सकता है, निवास आपका खराब हो सकता है, संचार व्यवस्था ठप हो सकती है। तो इस प्रकार के आपके दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी हैं, यहाँ पर उनको कैटेगरी कर दिया है। भारी वर्षा, भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, ग्लोबल वार्मिंग, हिमस्खलन, सूखा, बाढ़, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। अब यहाँ पर मानव जनित कौन सी है, वनों का कटाव, अनियंत्रित उत्खनन, संवेदनशील स्थान पर अतिक्रमण, जलवायु परिवर्तन, रासायनिक रिसाव, युद्ध, दुर्घटना, आग, ये सब जो है मानव जनित। अब क्योंकि हमारा जो पुस्तक ही है आपदा प्रबंधन, मतलब डिजास्टर जो मैनेजमेंट है वो क्या है, तो ये एक ऐसी क्रमबद्ध प्रक्रिया है जो आपदा न्यूनीकरण, मतलब आपदा को कम करने के लिए समाज व उसके पर्यावरण के लिए हितकारी अनेक उपाय सुझाती है। आपदा प्रबंधन कहलाती है। आपदा प्रबंधन के जो स्तर हैं वो है, एक तो है स्थानीय आपदा। यह एक छोटे से क्षेत्र स्थान को प्रभावित करती है, स्थानीय प्रशासन द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। दूसरा होता है राज्य आपदा। यह एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित करती है, राज्य सरकार द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। राज्य आपदा परिचालन केंद्र कंट्रोल रूम देहरादून टोल फ्री नंबर 1070 आपदा के समय सहायक होती है। फिर थर्ड हमारा आता है राष्ट्रीय आपदा। यह पूरे देश को प्रभावित करती है, केंद्र सरकार द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण एनडीएमए की स्थापना 27 सितंबर 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत हुआ। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी। अब आपदा को रोकथाम और शमन के उपाय क्या हो सकते हैं। एक तो होता है जोखिम का मूल्यांकन, आपदा वाले क्षेत्रों की पहचान और उसका आकलन करना होता है इसमें। फिर आता है भूमि उपयोग योजना, यानी कि आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे का निर्माण, जोखिम स्थान पर निर्माण में प्रतिबंध करना। फिर आता है आपदा की शिक्षा, लोगों में आपदा के प्रति जागरूकता लाना और प्रशिक्षण देना। इसीलिए इस पुस्तक को उत्तराखंड में लाया गया है। फिर आता है तकनीकी सहायता, आपदा प्रबंधन के लिए उन्नत तकनीकों का विकास व क्रियान्वयन करना। फिर यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है जिसमें भारत में विभिन्न आपदाओं में हुई क्षति के आंकड़े दिखाए गए हैं। ये आपकी पुस्तक में दिया रहेगा, आप वहां से देख लीजिए। जैसे महाराष्ट्र में 1993 में भूकंप आया था और लगभग 10,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ऐसे आंध्र प्रदेश में 1996 में
चक्रवात आया था जिसमें 1077 लोगों की मृत्यु हो गई थी। फिर राजस्थान में 1996 में बाढ़ आ गई थी जिसमें 100 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ऐसे उड़ीसा में 1999 चक्रवात आया था, 10,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। गुजरात में भुज में 2001 में भूकंप आया था जिसमें 19,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से पुस्तक में पूरी डिटेल दी गई है, कब कहाँ क्या क्या-क्या हुआ था, कैसे-कैसे आपदाएँ आई, उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर कितने लोग मरे। अब उत्तराखंड की हम बात करेंगे, तो उत्तराखंड में विभिन्न आपदाओं के बारे में हम यहाँ देखें। उत्तरकाशी में 1991 में भूकंप आया था और 800 लोगों की मृत्यु हो गई थी इसमें। और दूसरा मालपा पिथौरागढ़ में 1998 में भूस्खलन हुआ था, 219 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में 1998 में भूस्खलन से 100 लोगों की मृत्यु हो गई थी। चमोली में 1999 भूकंप से 100 लोगों की मृत्यु हो गई थी। खेतगांव पिथौरागढ़ में 2002 में बाढ़ से 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी। बूढ़ा केदार टिहरी गढ़वाल में 2002 में बाढ़ से 28 लोगों की मृत्यु हो गई। ये पूरी डिटेल आपकी पुस्तक में दी गई है कि केदारनाथ 2013 की जो बाढ़ है, 5,000 से ज़्यादा लोग मरे। रैणी चमोली 2021 में हिमस्खलन से 206 लोगों की मृत्यु हुई। सिलकारा उत्तरकाशी 2023 में भूस्खलन से सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को 13 दिन के बाद सुरक्षित निकाला गया था। अब मित्रों देखते हैं पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर। सबसे पहले सामाजिक विज्ञान में आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय यहाँ पे प्रश्न है कि वर्ष 2001 में इनमें से किस स्थान में भूकंप ने तबाही मचाई थी। तो अभी हमने पढ़ा 2001 में जो भूकंप आया था, बड़ा भूकंप जिसमें सबसे ज्यादा लोग मरे, वो था भुज, गुजरात में। तो ये वाला इसका उत्तर हो जाएगा। अब आता है निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। भूकंप प्राकृतिक आपदा है, ज्वालामुखी भी प्राकृतिक आपदा है, आकाशीय बिजली भी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन जो सड़क दुर्घटना है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो मित्रों आइए इस पाठ के हम सभी प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। अभी हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखा, अब हम देखते हैं निश्चित उत्तरीय प्रश्न। पहला इसमें प्रश्न है आपदा न्यूनीकरण के 2 उपाय बताइए। तो आपदा न्यूनीकरण के 2 उपाय हो जाएंगे जोखिम मूल्यांकन, दूसरा हो जाएगा आपदा प्रबंधन की शिक्षा। अगला प्रश्न है कि पर्वतीय क्षेत्रों में आने वाली किन्हीं 2 आपदाओं के नाम लिखिए। तो हमने बहुत सारी आपदाएं अभी यहाँ पे पढ़ी, तो कोई भी 2 आपदाएं आप लिख देंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया भूस्खलन और भूकंप। आप हिमस्खलन भी वगैरह लिख सकते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट लिख सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो भी वहां अभी हमने पाठ में पढ़ी आपको लिख सकते हैं। फिर आता है यहाँ सिलक्यारा टनल घटना उत्तराखंड के किस जनपद में हुई थी। अभी हमने पढ़ा ये उत्तरकाशी में हुई थी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि उत्तराखंड में आपदा के समय राज्य परिचालन केंद्र का टोल फ्री नंबर क्या है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि उत्तराखंड में आपदा के समय राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र जो स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है, उसका मुख्य टोल फ्री नंबर 1070 है। और जनपद आपातकालीन परिचालन केंद्र जो है वो 1077 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो एनडीएमए है उसका गठन कब हुआ था। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए का गठन 27 सितंबर 2006 को किया गया था। अब इस पाठ के प्रश्न आते हैं लघु उत्तरीय, जो छोटा उत्तर होता है। तो यहाँ पर प्रश्न है भूस्खलन किसे कहते हैं। तो भूस्खलन प्राकृतिक आपदा है जिसमें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से चट्टान, मिट्टी, मलबे का एक हिस्सा अचानक खिसकने लगता है। यह आमतौर पर खड़ी ढलान वाली भूमि, वनों में आग व मानवीय गतिविधियों आदि के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने निकट के जंगल में आग लगने पर उसके नियंत्रण हेतु आप किस प्रकार का सहयोग कर सकते हैं। तो अपने निकट के जंगल में आग लगने पर हम निम्न रूप से नियंत्रण में सहयोग कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम भड़की हुई आग पर पानी का छिड़काव कर उसे रोकने का प्रयास करेंगे और आसपास ज्वलनशील वस्तुएं जैसे सूखी लकड़ी, घास, फूस को तत्काल वहां से हटाएंगे। फिर अस्थायी अग्नि नियंत्रण, रॉक वॉल का निर्माण आदि हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि तड़ित आकाशीय बिजली का गिरना क्या होता है। तो तड़ित या आकाशीय बिजली का गिरना बादल
के ऊपरी हिस्से और निचले हिस्से के बीच अथवा बादलों तथा पृथ्वी की सतह के बीच प्राकृतिक रूप से न्यूनतम अवधि के विद्युत निर्वहन और उच्च आवेश का परिणाम होता है। अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तराखंड के भूकंपीय जोन 4 और 5 में कौन कौन से जनपद आते हैं। तो जोन 4 में आने वाले जनपद उत्तरकाशी, नैनीताल, उधम सिंह नगर और टिहरी हैं, और जोन 5 में आने वाले जनपद हैं चमोली, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग। मित्रों, पेपर में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं जिनके बड़े उत्तर लिखने होते हैं। तो ये बड़े बड़े उत्तर लिखने का ये पहला हम प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। आपदा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आपदा कितने प्रकार से घटित होती है? भूस्खलन होने के कारणों तथा बचाव के उपायों का विस्तार से वर्णन करना है। तो आपने जो पाठ पढ़ा उसी के आधार पे हम यहाँ पे उत्तर देखेंगे कि आपदा का सबसे पहले अर्थ क्या है। तो कोई भी ऐसी घटना जो कि प्राकृतिक या मानव निर्मित हो तथा जनता पर, वस्तुओं, सेवाओं, पर्यावरण पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव डाले एवं समुदाय की आंतरिक क्षमता को इस सीमा तक नष्ट कर दे कि पीड़ित पक्ष को बाह्य सहायता हेतु मोहताज हो जाए, तो वो कहलाती है आपदा। अब आपदा के प्रकार हमने बताए थे अभी पाठ में। तो आपदा के प्रकार: उत्तराखंड राज्य भौगोलिक परिस्थितियों की संरचनाओं के कारण प्राकृतिक मानवीय बदलावों के प्रति अधिक संवेदनशील है। तो यहाँ प्राकृतिक आपदाएं प्रत्येक वर्ष होती रहती हैं। इन प्राकृतिक आपदाओं पर मानव का कोई अंकुश नहीं है, तो किंतु इनको कम किया जा सकता है, और तो प्राकृतिक आपदाओं को अनेक प्रकार से देखा जा सकता है, जैसे कि एक और बादलों का फटना, भूस्खलन, वन अग्नि, तड़ित या आकाशीय बिजली, भूकंप, हिमस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो वहीं दूसरी ओर मानव जनित विभिन्न आपदाएं हैं, जैसे गैस रिसाव, दुर्घटना, युद्ध, आग लगना आदि घटित होती रहती हैं। अब इसी प्रश्न में पूछा गया था भूस्खलन के कारण तथा बचाव के उपाय। तो पर्वतीय ढालों का कोई भाग जब जल तत्व भार की अधिकता एवं आधार चट्टानों के कटाव के कारण अपनी गुरुत्वीय स्थिति से असंतुलित होकर अचानक से तीव्रता के साथ संपूर्ण अथवा विच्छेदित खंडों के रूप में गिरने लगता है, मतलब पहाड़ खिसकने लगता है, तो क्या होता है? तो यह घटना भूस्खलन कहलाती है। तो भूस्खलन सभी को पता है, उत्तराखंड के बच्चों को। तो भूस्खलन प्राय तीव्र गति से आकस्मिक उत्पन्न होने वाली प्राकृतिक आपदा है, और भौतिक क्षति और जनहानि इसके दो प्रमुख दुष्प्रभाव हैं। तो भूस्खलन अपने मार्ग में आने वाले प्रत्येक पदार्थ, मानव बस्तियां, खेत खलिहान, सड़क मार्ग आदि सभी को नष्ट कर देता है, और भूस्खलन से नदी मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, जिससे नदी के ऊपरी भाग में बाढ़ आ जाती है। कभी कभी किसी क्षेत्र में बड़ी झील भी बन जाती है, और जिसके झील को टूटने से क्या होता है? तब त्वरित बाढ़ से भारी तबाही होती है। तो भूस्खलन मानव समुदाय पर कहर बरसाने वाली प्राकृतिक आपदा है। तो भारत में इस आपदा का रौद्र रूप हिमालय पर्वतीय प्रदेश एवं पश्चिमी घाट में बरसात के दिनों में अधिक देखा जाता है। मित्रों, वास्तव में हिमालय प्रदेश युवा बलित पर्वतों से बना है, जो विवर्तनिक दृष्टि से अत्यंत अस्थिर एवं संवेदनशील भूभाग है। तो यहाँ की भूगर्भिक संरचना भूकंपीय तरंगों से प्रभावित होती रहती है, इसलिए यहाँ भूस्खलन की घटनाएं अधिक होती रहती हैं। अब इसमें क्या सावधानियां हम रख सकते हैं? तो एक तो पक्के रास्तों, वनस्पति रहित सतहों आदि में बहते या जमा हुए पानी की निकासी जल ग्रहण बेसिन की ओर करनी चाहिए। जिससे क्या होगा? जिससे भूस्खलन हेतु पानी भूमि में प्रवेश ना कर सके और जमीन पर फिसलन या बोझ ना बढ़े। दूसरा, यदि सतही पानी भवनों या मकानों से होकर बहता है और वहां इसके प्रभावित होने के स्थल उपलब्ध हैं, तो एक हल्का सा ढाल वाला कम गहरा गड्ढा बनाकर पानी को उस गड्ढे के द्वारा हरे भरे क्षेत्रों या गली की पटरी, सड़क, जल निकास, नाली, जल संग्रहण क्षेत्र की ओर पहुंचाने का प्रयास हमें करना चाहिए। और निकास के लिए सतह पर एकत्रित जल को ढलानों, ढीली मिट्टी और वनस्पति रहित सतहों की ओर जाने से रोकें। इससे क्या होगा? भूस्खलन की संभावनाओं में वृद्धि हो जाएगी अगर हमने इसको नहीं रोका। तो मजबूत नींव वाले भवन को विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए डिजाइन के अनुसार बनाए जाते हैं। भूस्खलन के प्रभाव को सहन करने के लिए अधिक सक्षम होते हैं। तो भूमिगत संयंत्रों को भी उच्च तकनीक से ऐसे ही निर्मित करना चाहिए, वे भूस्खलन से
क्षतिग्रस्त ना हो। तो भूस्खलनों को नियंत्रित करने का सबसे सरल और सस्ता उपाय वनस्पति आवरण सुरक्षा प्रदान करना, वनस्पति को अधिक से अधिक विकसित करना। वनस्पति आवरण मिट्टी की ऊपरी सतह को निचली सतह के साथ बांधे रखता है और स्थलीय जल के अनावश्यक प्रभाव एवं मृदा अपरदन को न्यूनतम करता है, कम से कम अपरदन होता है। अतः भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए सतत अभियान चलाकर वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए और संरक्षित वन क्षेत्र का विकास और संरक्षण किया जाना चाहिए। यानी कि पेड़ आप लगाएंगे, पौधे आप लगाएंगे तो भूस्खलन से बच पाएंगे। तो खनिज उत्खनन एवं सड़कों के निर्माण हेतु पहाड़ों पर अनावश्यक खुदाई पर रोक होनी चाहिए। अति आवश्यक सड़क निर्माण के बाद सड़कों के किनारे पहाड़ी ढालों की प्रतिरोधक दीवार अवश्य बनाई जानी चाहिए, दीवार जरूर बनानी चाहिए। तो उपर्युक्त भूस्खलन निवारक प्रबंधन उपायों एवं विशिष्ट ध्यान देने योग्य बातों का पालन करने से भूस्खलन को नियंत्रित करना सुगम और सरल होगा, जिससे इस आपदा से होने वाली क्षति भी न्यूनतम हो सकेगी। मित्रों, पाठ के अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं कि क्या आपदाओं के प्रभाव को पूर्व तैयारी से कम किया जा सकता है? यदि हाँ, तो कैसे किया जा सकता है? तो जब कभी तथा जहां कहीं भी आपदा आती है, वहां सबसे पहले स्थानीय लोग बचाव के लिए आगे आते हैं, तो जिनमें आसपास रहने वाले व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। इन स्थानीय लोगों को राहत एवं बचाव के इस कार्य में उस समय बड़ी निराशा होती है जब वे स्वयं को बचाव कार्य में प्रशिक्षित न होने के कारण पीड़ित व्यक्तियों को बचाने में असक्षम या अक्षम अनुभव करते हैं। तो वास्तव में हम आपदा को रोक तो नहीं सकते, किंतु आपदा के समय पूर्व तैयारी से स्वयं तथा दूसरे लोगों को बचाने के लिए कुशलता या प्रशिक्षण प्राप्त करके होने वाली जान माल की हानि को न्यूनतम कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं। अतः आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता सभी लोगों के लिए है, जिससे आपदा से होने वाली क्षति को कम से कम किया जा सके। तो मित्रों, यह था हमारा पहला अध्याय। याद रखिए, हम आपदा को रोक तो नहीं सकते, लेकिन अपनी पूर्व तैयारी और प्रशिक्षण से जान माल के नुकसान को कम जरूर कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे आपदा में बचाव एवं राहत कार्यों की। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो इसे अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।